खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। मार्च की 10 तारीख सन 2025 और हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ते के पहले दिन में ही आज कुछ अहम तरीन बातें आपके साथ करनी है, कुछ अहम तरीन मामलात मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे और दिल्ली तक आपको ले चलने की कोशिश करेंगे। सरहद पार आपको मशरक़ी वस्ता की भी खबर बताएंगे और कुछ दीगर इलाकों से भी अहम तरीन खबरें आ रही हैं जो हम आपके साथ वक्फे वक्फे से अपडेट करेंगे। और इसी प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहेगी जब हम तीसरे पड़ाव पर आएंगे तो आपकी और हमारी गुफ्तगू हो। आप फोन लाइन्स पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और जब आप ज्वाइन करेंगे तो अपने मामलात मसाइल हुकूमत की नज़र करने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज़ और बात को सुने। यानी प्रोग्राम सिर्फ खबर नहीं है, तज्जिया नहीं है, तबसरा नहीं है, बल्कि आपकी आरा आपके मसाइल पर भी मबनी है। और मुझे उम्मीद है कि हर दिन की तरह आज आप पूरे 10 बजे तक हमारा साथ देंगे। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो फटाफट से हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी ज़रूर आइएगा, जहां पर तज्जिया तबसरा खबर आप पढ़ सकते हैं और बराह रास्त नशरियात भी देख रहे हैं। यानी अगर आप बैरून मुल्क है, बैरून रियासत है, तो जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए एक बेहतरीन मौका है हमारी राब्ता साइट्स। और ज़रूर अब आप हमारे ऐप जो हमारा खुसूसी ऐप है उसका भी डाउनलोड करेंगे ताकि आप हर पल बाखबर रह सके। तो फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले हिस्ट्री के पन्नों को खंगालते हैं और आपको बताते हैं कि तवारीख के पन्नों में आज क्या कुछ हो चुका है। पहले पड़ाव पर आसिफ रशीद चंद अहम तरीन मालूमात के साथ। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए 8:39 हुआ चाहते हैं। आज पीर का दिन है, नई सुबह का आगाज़, और आज एक और ख़ास दिन से अहम तरीन खबरों और मौज़ूआत की तरफ हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले फॉर्मेट सेट है जिसके मुताबिक या शराइत के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ द डे से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मार्च की आज 10वीं तारीख है, साल 2025। अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज ही के दिन साल 1922 में महात्मा गांधी को गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। 6 बरसों तक कैद की सजा सुनाई गई, 2 बरसों तक तकरीबन जेल में रहे, बाद में रिहा भी किया गया। इसके अलावा दिन आज का था 1945। अमरीकी जंगी तैयारों ने जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो पर ज़बरदस्त बमबारी आज के दिन की, और ये दूसरी जंग अजीम का वो दौर था जिस मुश्किल तरीन वक्त से दुनिया गुजर रही थी। इसके तकरीबन 1 बरस बाद आज ही के दिन 1946 में ब्राज़ील में ट्रेन हादसे में 1855 अफराद की जान चली गई। मार्च की 10वीं तारीख को 1624 में इंग्लैंड ने स्पेन के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान आज के दिन किया। साल था 1876। अमरीकी मौजूद ग्राहम वेल की तरफ से टेलीफोन ईजाद किया गया। 1876 अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तारीख 10वीं मार्च की आती है। इसके अलावा आज ही का दिन था जब 1872 में भारत की तहरीक आज़ादी के रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला सिंधी पैदा हुए। उनकी समाजी और सियासी खिदमात को बिलखुसूस आज के दिन याद किया जा रहा है। 1893 आज के दिन आइवरी कोस्ट फ्रांसीसी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 1897 में ख़वातीन के तालीम के अलंबरदार समाजी कारकुन और मशहूर शायरा सावित्री बाई फूले का इंतकाल हुआ। उनकी आज बरसी है। उनकी ख़वातीन के लिए की गई कोशिशें या फिर चलाई गई तहरीक को भी आज बिलखुसूस याद किया जाता है। 1969 में मारूफ सियासतदान, थिंक टैंक के माहिर मार्टिन लूथर किंग, जिनके कातिल जेम्स एलरे को 99 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, फैसला 10 मार्च को अदालत की जानिब से सुनाया गया। इसके अलावा 1801 में बरतानिया में पहली बार मरदमशुमारी की गई, फर्स्ट सेंसस था। 2006 में 18 बरस कबल पाकिस्तान के शहर कोयटा में बारूदी सुरंग के धमाके में 26 अफराद हलाक आज के दिन हुए। और 15 बरस कबल 2010 में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में मंजूर हुआ, जिसके बाद मजीद इस पर काम हुआ, लेकिन असल शुरुआत इसकी आज के दिन हुई थी, मार्च की 10 तारीख को। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में मेजर इवेंट्स आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। इसके बाद सीधा हम खबरों की तरफ चलेंगे और सबसे पहले बात आज ज़रा जम्मू कश्मीर या शुमाली भारत के मुख्तलिफ हिस्सों और पहाड़ी सिलसिले में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज बाद दोपहर बारिशों और बर्फबारी का एक और मरहला शुरू होगा। चलिए जनाब, खबर का आगाज़ मौसम के मिजाज से करते हैं, जहां पर हम आपको बता दे चलें कि रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से एक और पेशन गोई कर दी गई है। और पेशन गोई के मुताबिक आज से लेकर 16 तारीख तक वक्फे वक्फे से बारिशें
और बर्फबारी का सिलसिला वादी कश्मीर, जम्मू के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर हो सकता है। इस बीच इतलात और खबरों के मुताबिक जहां रियासती महकमे मौसमियात ने आज ये पेशन गोई जारी की है कि जम्मू कश्मीर में आज से मतला अबरालूद रह सकता है, बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, पहाड़ी इलाकों के अंदर भी इसी तरीके का सिलसिला चल सकता है। और यही वजह है कि जब वेदर फोरकास्ट जारी कर दिया गया है तो किसानों से भी ये कहा गया है कि वो आने वाले 3 दिन यानी 10 से 16 तारीख के दरमियान खेतों का रुख ना करें, यानी अगर दवा पाशी करनी है, कोई और काम करना है तो फिलहाल इसको रोका जाए। ये बताया जा रहा है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशों का आगाज हो रहा है। मरकजी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात ने सयाहों के लिए और दूर दराज इलाकों का सफर करने वाले लोगों के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है। इधर रात का कम से कम दर्जा हरारत थोड़ी देर में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहलगाम जहां पर हल्की सी बर्फबारी जरूर हुई थी वहां पर -2.7 डिग्री रात एक बार फिर गुजर चुकी है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शहर श्रीनगर के अंदर जो है उनकी तरफ से पूरे हफ्ते के हवाले से ये कह दिया गया है कि आज से 16 तारीख तक वक्फे से बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला चल सकता है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर बराबर यह सिलसिला दिखेगा क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो साफ दिख रहा है। किसान, उनके लिए एडवाइजरी खास कर दी गई है कि 10 से 18 तक, अभी तो 16 तक की एडवाइजरी है, लेकिन किसानों के लिए यह कहा गया है कि आज से लेकर 18 मार्च तक आप ज़रा एहतियात करें। किसी तरीके की कोई जो दवा पाशी करनी है, दीगर चीज़ें करनी है, उस पर थोड़ा सा एहतियात करें, महकमे के ज़िम्मेदारों के साथ रब्ता करें। और बालाई इलाकों के अंदर एवलॉन्च हिट होने का भी ख़तरा है। गुज़श्ते दिनों जैसे हमने देखा था कि गगनगिर के मकान पर सुनामी जैसी आई थी, मौज़ाती तौर पर वो लोग वहाँ पर बच निकले। और इसी तरीके से ये कहा गया कि इन दिनों के दौरान आज से लेकर 16 तारीख तक मुतअद्दिद बालाई इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर जहाँ पर तेज़ हवाएँ भी चलती हैं, वहाँ पर इस तरीके की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि तेज़ हवा चलने से सुनामी या बर्फीले तूफान की भी खबर आ सकती है। इसलिए एहतियात बहुत ज़्यादा बरतने की कोशिश करें, स्पेशली वो लोग जो बालाई इलाकों का सफ़र करते हैं, गाड़ियों के अंदर है या ऐसे चलते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी एडवाइजरी ये है। तो फिलहाल आज से मौसम का मिजाज इस तरीके का होगा कि शहर के अंदर भी आज मतला बरालूद है। जम्मू शहर के मुतअद्दिद इलाकों से जो हमारे पास इतलात और ख़बरें हैं वो यही है कि मतला बरालूद है और हल्की सी बूंदाबांदी कुछ मकामात पर शुरू हो गई है। तो तकरीबन ये एक हफ्ता बीच में जिसमें उतार चढ़ाव मौसम के एतबार से काफ़ी देखने को मिलेंगे। इस सारी सूरत हाल पर आगे चलकर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन बात ज़रा मौसम के बाद जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर भी करते हैं। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूदा वक्त में ख़ास तौर से जम्मू सूबे के बेशतर हिस्सों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ गुज़श्ता कुछ रोज़ से अंजाम दी हैं। और इस सारी सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम तरीन इजलास जो कि वजारत दाखिला की जानिब से किया गया, और इस इजलास में जम्मू के अंदर जब ये मुनक्किद हो रहा था तो दाखिला सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। वादी कश्मीर के बाद जम्मू का उनका ये पहला दौरा था। जम्मू में जो इजलास तकरीबन 3.5 घंटों तक चला, मुख्तलिफ शख्सियात से, जिनमें सिक्योरिटी इदारों के जिम्मेदारान थे, जिनमें जम्मू कश्मीर में पुलिस, फौज और सिविल इदारों के सरबराहान थे, जम्मू कश्मीर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन तमाम की हम आहंगी, कोऑर्डिनेशन, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, इन सारे मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। आप सब जानते हैं जुलाई के पहले हफ्ते में पहले से स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। सालाना अमरनाथ यात्रा इस साल शुरू होगी और जो तकरीबन 1.5 महीने तक चलने वाली यात्रा है उसके लिए इंतजामात और दीगर सारी चीज़ों पर मुफस्सिल रोशनी डाली गई, तबादला ख्याल हुआ। गोविंद मोहन जो कि दाखिला सेक्रेटरी हैं, चार्ज संभालने के बाद पिछले दिनों श्रीनगर आए थे, लेकिन जम्मू का उनका चूंकि पहला दौरा था, न सिर्फ अमरनाथ यात्रा, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, अंदरूनी हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी सिचुएशन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। और इतलात के मुताबिक कंसर्न SSP से इस मीटिंग में भी बराह रास्त रब्ता किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्यादातर लोग जो इस इजलास का हिस्सा बने। पहला तो इजलास जिसमें जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से चीफ सेक्रेटरी थे, DGP थे, इसके अलावा खुफिया एजेंसियों के सरबराहान थे, दारुल हुकूमत दिल्ली से टॉप ऑफिशियल्स जो जम्मू कश्मीर आए थे वो उनके साथ थे। एक एक करके ब्रीफिंग उनकी जानिब से दी गई, लेकिन
हर जिले के अंदर, जम्मू सूबे में जहां पर तकरीबन ऑपरेशन हर एक इलाके के अंदर मुतअद्दिद अजला में चल रहे हैं, उस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ, प्रेजेंटेशन दी गई, ब्रीफिंग हुई और जानकारी के मुताबिक जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ते मिलिटेंसी के वाकयात और मिलिटेंटों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन की जानिब से किया गया है। यहाँ पर इत्तलात ये भी है कि जम्मू श्रीनगर रेलवे प्रोजेक्ट के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है और स्पेशली जम्मू सूबे के अंदर जिस तरीके से मुतअद्दिद मकामात पर मिलिटेंसी की वारदातें हुई हैं उन पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। एडिशनल सीआईडी जो डीजी है हमारे सीआईडी के, वो और जम्मू सूबे के दीगर अफसरान इस पूरे मीटिंग के अंदर मौजूद रहे, जिस दौरान कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रजौरी और पुंछ अजला के बालाई इलाकों के अंदर इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को कैसे रोका जाए, नकल अमल को किस तरीके से मिलिटेंटों की महदूद किया जाए और वीडीजीज और दीगर लोगों को किस तरीके से मजीद बाइख्तियार बनाया जाए, इस ज़िमन में भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक आज यूनियन होम सेक्रेटरी एक ब्रीफ नोट बनाएंगे जो दाखिला वजीर अमित शाह को पेश किया जाएगा, जिसके बाद एक नई हिकमत अमली के तहत काम करने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल होम सेक्रेटरी साहब का दूसरा दौरा था जम्मू कश्मीर का, पहला श्रीनगर के अंदर हुआ था और दूसरा दौरा कल मुकम्मल हुआ जम्मू के अंदर, जहां मुख्तलिफ पड़ावों पर मीटिंग हुई है, मुख्तलिफ महाजों पर मीटिंग हुई है और मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद यह फैसला लिया गया कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ ही, अवाम के तालमेल के साथ ही प्रोग्रामों को आगे बढ़ाया जाए और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को और ज़्यादा तेज़ किया जाए। ये थी बात उस खबर की जो कल पूरे दिन गर्दिश करती रही और क्या कुछ हमारे ज़राया ने बताया वो हमने आपके सामने रख दिया, अगरचे ऑफिशियल नोट दाखिला वजारत की तरफ से भी जारी नहीं किया गया। बात श्रीनगर, जम्मू और जम्मू से दिल्ली ट्रेन सर्विस की करते हैं। ख्वाब शायद शर्मंदा ताबीर हो जाए और तमाम नज़रें रेलवे बोर्ड पर लगी हुई हैं। कल की मीटिंग के अंदर भी ये तबादला ख्याल हुआ कि रेल चलेगी तो क्या कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तौर पर कितनी प्रिपरेशंस हैं। लेकिन अब खबर ये है कि ट्रेन जो कश्मीर जानी है उस ज़िमन में जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन कुल मिलाकर 530 पैसेंजर्स को लेकर चला करेगी। जम्मू टू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन जो है वो तकरीबन 530 पैसेंजर्स हर स्लॉट में अपने साथ लेगी। वंदे भारत ट्रेन जम्मू श्रीनगर जो है ये माना जा रहा है कि रवा महीने के आखिर तक इस पर हतमी डेट आ सकता है, अनाउंसमेंट हो सकती है। और जिस तरीके से 2 कलर ट्रेन ये बनाई गई है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये माना जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक शायद वादी कश्मीर की दस्तक भी दे देगी। और जब ये सारा सिलसिला चल रहा है तो टिकट्स का सिलसिला किस तरीके का रहेगा, यानी कटरा से श्रीनगर जो वंदे भारत जाएगी इसके रेट्स क्या होंगे, अभी तक भी वो रेलवे बोर्ड की तरफ से फाइनल नहीं किए गए हैं। आला अफसर जो एक रेलवे अफसर हमारे साथ बात कर चुके हैं, उनकी तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है कि पहली वंदे भारत ट्रेन जो है ये ऑलमोस्ट मार्च के आखिर तक लॉन्च की जाएगी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। ताहम अभी कन्फर्मेशन फाइनल डेट्स के रेलवे बोर्ड ने करना है और वज़ीर आज़म दफ्तर ने करना है इस ज़िमन में, लेकिन ग्राउंड पर जितनी तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई है। टिकटिंग का सिलसिला कटरा श्रीनगर वंदे भारत का क्या कुछ होगा उस ज़िमन में भी आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर तमाम बातें सामने आ सकती है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और फिर इसी तरीके से वापसी पर जो मामला होगा उस ज़िमन में भी एक टेंटेटिव रफ जो बनाया गया है वो 1500 से 1600 के आसपास टिकट रखने की बात कही गई है और इसमें मुख्तलिफ क्लासेस रहेंगे जैसे वंदे भारत में होती है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल ये है कि कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन अगरचे इस महीने के आखिर तक चल सकती है, रियासी, संगलदान, बानिहाल, बारामूला, अवंतीपोरा रेलवे स्टेशन पर इसको रोकने का प्रोग्राम भी है। ताहम सब की नज़रें रेलवे बोर्ड पर भी लगी हुई है कि रेलवे बोर्ड की क्लियरेंस इस पूरे मामले में कब आ सकती है। तो याद रखिएगा
एक तो अभी एक मामला था कि कटरा में आपने चेंज ओवर करना है और कटरा को शायद मेन स्टेशन के तौर पर देखा जाए, इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन इतलात और खबर यह है कि रेलवे बोर्ड जिस मंसूबे पर काम कर रहा है वो ये है कि जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है, जहां पर मजीद पटरियां बिछाई जा रही हैं, मजीद प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, 8 से 9 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, वो तकरीबन अप्रैल मई या जून तक ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। और मेन स्टेशन जो आपका रहेगा वो फिर जम्मू से आपका श्रीनगर ही रहेगा। इस तरीके की इतलात और खबर आ रही है। अगर आज के दिन में ट्रेन को चलाया जाएगा तो आपकी ट्रेन जो है माता वैष्णो देवी स्टेशन से आगे जाएगी, लेकिन मेन मरकज जो ट्रेन का रहेगा वो जम्मू ही रहेगा। और यहां पर प्लेटफॉर्म्स को बढ़ाया जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर मजीद प्लेटफॉर्म जब मुकम्मल होंगे तो ये पूरा नेटवर्क पूरी तरह से काम करेगा। और जो अभी कुछ ट्रेनें कम आ रही है जम्मू की ओर, वो भी दोबारा से शुरू की जाएंगी। लेकिन सबकी नजरें रेलवे बोर्ड पर है और माना जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर कोई डेट सामने आएगी। लेकिन हतमी इम्कान है कि इस महीने के आखिर तक या ईद से कबल ईद का तोहफा शायद वजीर आजम जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दे। चलिए, प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा। एक छोटे से तिजारती वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर में सरमाई खेलों की तरफ भी ले चलते हैं। लेकिन जहां सरमाई खेल हो रहे हैं वहां पर एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। उसके बाद काफ़ी हंगामा, नाराज़गी, शदीद गमो गुस्से का इजहार और उसके बाद वज़ीर आला की तरफ से तहकीकात का हुक्म। ये सारी चीज़ें मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार। दीगर कुछ खबरें भी हैं। आज दारुल हुकूमत दिल्ली पर भी सबकी नज़रें हैं। ब्रेक के उस पार इस पर भी मुकम्मल तफसीलात अब तक पहुंचेंगी और साथ साथ जम्मू कश्मीर की कुछ बड़े इदारों की बात होगी। और आज जम्मू कश्मीर असम्बली में भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जवाब देंगे। बजट इजलास जारी है जिसका आज 7वां दिन है। कल छुट्टी थी लेकिन आज सवालात का जवाब भी, चूँकि वजारत ख़जाना का चार्ज भी वो संभाले हुए हैं तो उनकी जानिब से जवाब आएंगे, तो उस तरफ भी आपको ले चलेंगे। शर्त यह है कि ब्रेक के उस पार आप हमारे साथ बने रहेंगे।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के दूसरे पड़ाव में दाखिल हुए, 9 बज चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ रहने के लिए। आपको शुमाली कश्मीर लिए चलते हैं। शुमाली कश्मीर में जहां पर खेल सरगर्मियां हैं, थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी तकरीब जिसने एक तनाज़ा खड़ा किया और इस वक्त पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर शदीद गम गुस्से और बरहमी का इजहार कुछ लोगों की जानिब से, और एक तबका जो इस तकरीब को लेकर ज़रा मुख्तलिफ राय रख रहा है। लेकिन ख़ुद हुकूमत भी और इंतज़ामिया के अफसरान भी बाज़ाब्ता तौर पर इस इवेंट के बाद जब सवालात उठे, कई सरकर्दा शख्सियात की जानिब से एतराज़ जाहिर किया गया, तो उसके बाद इसका सख्ती से नोटिस भी लिया गया। इशफाक, बिल्कुल, ज़रा बात करते हैं उस खबर की जो कल से सुर्खियों के अंदर है। हुकूमत भी हरकत में है, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा है और इन सवालों का जवाब आज ऐवान में भी पूछा जाएगा। तो बस थोड़ी देर का इंतज़ार आप कीजिए, क्योंकि गुलमर्ग में फैशन शो का इनेकाद हुआ था। और फैशन शो का इनेकाद क्या हुआ, सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियोस क्या आया, उसके बाद बेहयाई और इस तरीके के मामलात सामने आए कि न सिर्फ मजहबी इदारों ने, मजहबी अंजुमनों के सरबराहान ने हुकूमती इदारों को बाखबर किया कि ऐसे मामलात को रोका जाए, बसूरत दीगर इंतहाई अफसोसनाक हालात बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल हुई है, पर भी ये तहरीर किया कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और इस तरीके से बरहना होकर गुलमर्ग की वादियों में जो मामला उभर कर सामने आया है ये अफसोसनाक है। और ये ट्वीट मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि माह रमज़ान मुबारक चल रहा है, लेकिन गुलमर्ग से जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है। वादी कश्मीर अपने सूफ़ी संत कल्चर की वजह से दुनिया भर के अंदर मानी जाती है और जिस तरीके के हालात यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, हुकूमती इदारे खबरदार हो जाएं और कार्रवाई करें। इसके फ़ौरन बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी और उनके दफ्तर ने भी राब्ता किया और राब्ता साइट एक्स पर उनकी तरफ से बात आई कि इंतहाई अफसोसनाक है जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, हम मुकम्मल तौर पर डिसएग्री है और लोकल सेंटिमेंट्स का ख्याल रख रहे हैं। माह रमज़ान भी है, लेकिन वज़ीर आला का दफ्तर तमाम मामलात को देख रहा है। अथॉरिटीज़ को ये कह दिया गया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर वाक़े की तफसीलात फराहम करें कि कैसे ये बरहना फैशन शो गुलमर्ग की वादियों के अंदर किया गया और किस तरीके से ये सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ। सज्जाद गनी लॉन भी मैदान में आए, जिन्होंने तमाम सवालात हुकूमत से ही पूछे। कहा कि सयाहत का महकमा और वज़ीर आला का दफ्तर बराह रास्त जिम्मेदारी ले, क्योंकि मामला रमज़ान का ही नहीं है, कश्मीर का भी है। और कश्मीर में जिस तरीके से फैशन शो कराया गया, ये किसी भी तरीके से कश्मीरियत की अक्कासी नहीं कर रहा है। मुख्तलिफ मजहबी अंजुमन की तरफ से भी ये किया गया, लेकिन बाद में जिन ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ये किया गया था, जिन लोगों ने इस शो को किया गया था, उन्होंने एक तो माफ़ी मांगी और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से वो रील जो सोशल मीडिया पर डाली गई थी उसे डाउन कर दिया, उसे डिलीट किया और माफ़ी भी मांगा। कहा कि वो लगातार हर एक मज़हब, हर एक खित्ते और हर एक इलाके के मजहबी भाईचारे को भी नज़र में रखते हैं और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो माजरत भी करते हैं, यानी अपॉलॉजी उनकी तरफ से भी आई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये सारा कुछ चल रहा था तो हुकूमती इदारे, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो जिम्मेदारान है, क्या उनकी निगाहों से ओझल ये सब कुछ हुआ? एक तो बड़ा सवाल ये है। फिर जब फेस्टिवल का आगाज़ हुआ, जब ये कहा गया कि चलिए अब आप यहाँ पर फैशन शो करें, तो क्या वो डू एंड डोंट्स की लाइन टो की गई थी और उन लोगों की तरफ से, और क्या ऑब्जर्वर्स तैनात कर दिए गए थे? ये दूसरा सवाल है। फिर जिस तरीके से और वीडियोस वायरल हुए हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है और मुझे उम्मीद है कि आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जब ऐवान में आएंगे तो 24 घंटे हो चुके हैं, ज़रूर इस मामले पर गुफ्तगू होगी, लेकिन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 15वीं बरसी के सिलसिले में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिनकी तरफ से ये फैशन शो किया गया, जिसे कहा गया कि ये जनाब बेहयाई और सकाफत पर हमले की कोशिश है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से कुछ लोग इसकी हिमायत में भी खड़े हुए, वो कह रहे हैं कि हवा बदल रही है, अमन कायम हो रहा है और हवा बदलने और अमन कायम करने के साथ
इस तरीके से जो प्रोग्राम हुआ है यह दरअसल एक बड़ी जीत है वहां पर जहां पर इंतहा पसंदी का गलबा था। कुछ लोगों की सोच सोशल मीडिया पर इस तरीके भी है, लेकिन याद रखिएगा कल से ही इंतजामिया मुतहरिक है, वीडियो डाउन कर दिया गया है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, लेकिन आज ऐवान के अंदर इस पूरे मामले पर हंगामा भी होगा क्योंकि मामला गुलमर्ग का था जहां पर फैशन शो के नाम पर बरहना लोग घूमते हुए नजर आए। अच्छा, इसमें खूबसूरत बात यह है कि तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ खड़े हुए। कल से जो हम रिएक्शंस देख रहे हैं कि ये फहशगोई या ये जो बेहयाई फैलाई गई, इससे कदीम विरसे को, सकाफत को, मजहबी जज्बात को नुकसान पहुंचता है और कोई किसी एक मजहब, किसी इलाका, किसी खिता, किसी तंजीम की बात नहीं है। और इसी सारी चीज़ों से तंग आकर ये अली नाम का जो एक ग्रुप है जिसके 2 लोगों की जानिब से माफ़ी भी मांगी गई और उन्होंने सबसे पहले वीडियो हटाने का फैसला किया। इधर रिपोर्ट भी वज़ीर आला ने तलब कर ली है। तहकीकात का देर रात ही हुक्म दिया गया। उनने बैक टू बैक एक्स पर जब पोस्ट किए जा रहे थे, हुकूमत को हतफ़े तनकीद बनाया जा रहा था, तो कुछ सवालों के जवाब भी उनकी जानिब से आए। बहरहाल आज इसमें मजीद पेशरफ्त का भी इम्कान है कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और ऐवान के अंदर आप देखेंगे ये सवालात मजीद पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात खेल के मैदान से आपको बताते हैं। गुलमर्ग इसी इलाके के अंदर खेल हो रहे हैं, लेकिन पहले ज़रा खेल के उस इवेंट की तरफ जहाँ पर टीम इंडिया ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल अपने नाम कर लिया है। साल 2007, 2011, 2013 और 2025 में चौथी चैंपियंस ट्रॉफी, बल्कि आईसीसी की सबसे बड़ी ट्रॉफी, 15 सालों में चौथी बड़ी ट्रॉफी होगी। न्यूजीलैंड को फाइनल मुकाबले में दुबई के अंदर जो देर रात खेला गया, टीम इंडिया ने 4 विकेटों से शिकस्त दी। 1 ओवर बाकी रह गया था। 49 ओवर में इंडिया ने 253 रनों का जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, उस तक टीम इंडिया पहुंच गई और मैन ऑफ द मैच कप्तान रोहित शर्मा रहे। 76 रनों की शानदार पारी उनकी तरफ से खेली गई। इसके अलावा मैन ऑफ द टूर्नामेंट 263 रन बनाने वाले रचिन रविंद्रा को गए। व्हाइट कोट पहने ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम इंडिया को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कुल मिलाकर तीसरी मर्तबा दिलाई है। साल 2000 में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी, न्यूजीलैंड से हार गई थी। 2002 में बारिश की वजह से मैच बराबरी पर खत्म हुआ तो ट्रॉफी को शेयर किया गया श्रीलंका के साथ। 2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया जीती, इंग्लैंड की सरजमीन पर इंग्लैंड को ही हराया। 2017 में टीम इंडिया पाकिस्तान से फाइनल हारी और 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में एक बार फिर से 12 साल के तवील अरसे के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। तीसरा ये खिताब टीम इंडिया का होगा। रोहित शर्मा फिलहाल रिटायरमेंट नहीं लेंगे, उन्होंने ये भी साथ साथ तस्दीक कर दी। और दूसरी तरफ एक तनाज़ा ये भी शुरू हुआ कि फाइनल मुकाबला चूंकि होस्ट पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल ना मैच में नजर आया और ना प्रेजेंटेशन सेरेमनी जब फाइनल हो रही थी उस वक्त भी वहां पर कोई खिलाड़ी या पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नजर नहीं आया, जिस पर खुद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत को हतफ़े तनकीद बनाया जा रहा है कि जिद और ख़राब ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन इस मुकाबले में जहां पर आप होस्ट थे, फाइनल मुकाबले में जब आपको दावत भी आईसीसी की जानिब से दी गई थी, तो गैर हाजिरी की वजह भी ज़रा उस पर भी दलील साफ दी जानी चाहिए। 252 रनों का लक्ष्य, 252 रन टारगेट इंडिया के सामने था 6 विकेट के नुकसान पर। 49 ओवर में मुकाबला पूरा कर लिया और आज टीम इंडिया दुबई से वापस दिल्ली पहुंचेगी। इतलात के मुताबिक इस्तकबाल के लिए पूरी तैयारियां हैं और यहां पर भी एक बड़ा प्रोग्राम हुकूमती सतह पर मुनक्किद हो सकता है रोहित शर्मा और बाकी तमाम खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। ठीक 10 दिन के बाद इंडियन प्रीमियर लीग का अगला सीजन शुरू हो रहा है, तो खिलाड़ी उधर व्यस्त हो जाएंगे, बिजी रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तवील मुद्दत के बाद वो इंतज़ार जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक नहीं मिल रही थी वो मिली। और दूसरी बात यह कि 15 महीनों में तीसरा फाइनल टीम इंडिया ने खेला। फाइनल 50 ओवर का हार गए नवंबर 2023 में। इसके अलावा जून का महीना 2024 T20 मुकाबला अपने नाम किया, लेकिन आज 2025 की शुरुआत अच्छी और बैक टू बैक 8 ODIs में अनडिफीटेड टीम इंडिया रही है। तमाम मैचेस इस टूर्नामेंट के भी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के भी अपने नाम कर लिए गए और इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम जो सेमीफाइनल लाहौर से जीत कर आई थी, यहाँ पहुंची थी साउथ अफ्रीका को हराकर, वो भी शिकस्त खा गई, जिस पर अफसोस का इजहार कुछ खिलाड़ियों ने इस तरफ से भी किया। लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल गेम का है और खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए अब तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। इधर 19 करोड़ 47 लाख की जो इनामी रकम है वो भी टीम इंडिया को दे दी गई है।
और मैन ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र बने हैं। आज भी सबकी नज़रें इस पर रहेंगी क्योंकि टीम इंडिया ने वापसी करनी है और दिल्ली एयरपोर्ट पर हो सकता है कि पुरतपाक इस्तकबाल हो और T20 वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह की तकरीब हुई थी शायद उसी तर्ज पर फिर से वेलकम किया जाएगा। कल देखा गया कि जश्न भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर देखने को मिला और मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजियाँ भी हुई है और टीम इंडिया की जीत को यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया गया और ये सिलसिला आज भी चलेगा। कल वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी ट्वीट किया गया, दाखिला वज़ीर साहब की तरफ से ट्वीट किया गया, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से ट्वीट किया गया और टीम इंडिया को मुबारकबाद दे दी गई। ये तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों की है जहाँ पर जश्न उस वक्त बनाया गया जब आखिरी बॉल जो था मैच का, जब टर्निंग ओवर था, उस वक्त की सूरत हाल क्या कुछ थी। अच्छा, इंदौर के माहौल से भी ये खबर आ रही है कि रात देर गए जब जश्न की तकरीबात हो रही थी तो एक मस्जिद के पास से रैली गुजरी, उस वक्त हंगामा शुरू हुआ और कुछ लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने मामले का नोटिस लिया है, लेकिन झड़पों की खबरें इंदौर से, जहां पर हालात कशीदा होने के बाद दफ़ा 163 नाफिज करनी पड़ी है पुलिस को और ख़बरों के मुताबिक कुछ लोग जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन्होंने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर नमाज तरावी के दौरान खलल डाला, लेकिन बाद में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की है और तहकीकात इस वक्त चल रही हैं। हालात ख़राब हुए मऊ के इलाके के अंदर, इस वक्त सिचुएशन कहा जा रहा कंट्रोल में, लेकिन दफ़ा 163 नाफिज करके कुछ एक हिस्सों में मुकम्मल पाबंदियां आज पूरे दिन के लिए नाफिज कर दी गई। चलिए जनाब, टीम इंडिया की जीत के बाद जरा बात करते हैं गुलमर्ग की। एक बार फिर फैशन शो की नहीं बल्कि खेलो इंडिया की करते हैं, जहां पर कुदरत मेहरबान हुई। हल्की सी बर्फबारी क्या हुई, उसके फौरन बाद खेलो इंडिया जो प्रोग्राम था उसको हाथ में लिया गया और कल बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में खेलो इंडिया का दोबारा इफ्तिताह किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल बाज़ाब्ता तौर पर गुलमर्ग की वादियों के अंदर खिलाड़ियों के सामने इस खेल का दोबारा आगाज़ किया। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस वक्त गुलमर्ग के अंदर जारी है और ये खेलो इंडिया विंटर गेम जो है ये एक रूह है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के हवाले से, और ये भी माना जा रहा है कि तकरीबन 4500 खिलाड़ी और ट्रेनर जो है वो इस वक्त खेलो इंडिया के मुख्तलिफ गेमों के अंदर हिस्सा लेंगे और 15,000 के करीब पार्टिसिपेंट जो थे वो कुल मिलाकर नेशनल और स्टेट लेवल पर आए हैं। वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी और दीगर जो खेल शायकीन हैं वो भी यहाँ पर वो पहुँचे हुए। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि गुलमर्ग एक ऐसा डेस्टिनेशन बने जहाँ पर दुनिया भर के सयाह जो है वो आ सके और अब की बार रियासती हुकूमत ने ये ऐलान किया कि अब की बार गुलमर्ग तो हमने देखा लेकिन अब सोनमर्ग भी ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर हम इसी तरीके के खेलों का आगाज़ देख सकते हैं। तस्वीरें कल रात की है जहाँ पर मेंबर असेंबली फारूक शाह, वज़ीर मौसू, वज़ीर खेल सतीश शर्मा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की निगरानी में इस खेल का इफ्तिताह किया और ये वो लम्हा होता है जब मशाल बरदार खिलाड़ी बाहर आते हैं मशाल लेकर और इस पूरे ट्रैक पर चलते हैं और ये नज़ारा इंतहाई दिलचस्प होता है। गुलमर्ग के अंदर देर रात जो तकरीब मुनक्किद हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रहे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के वज़ीर खेल सतीश शर्मा मौजूद थे, रुकने असेंबली फारूक शाह साहब और दीगर तमाम लोग, स्पोर्ट्स काउंसिल की सरबराह और जो जिम्मेदारान जिनमें अच्छा ये जो तस्वीर है ना इसको तो लोग एक बार फिर याद कर चुके हैं। ये जनाब आदमी पहुंचे थे वज़ीर आला साहब के दफ्तर में भी और फिर वज़ीर आला साहब ने एक सेल्फी भी इनके साथ शेयर की थी। तो कल ये कहां पर थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने भी और आतिशबाजियों के बीच इसका इफ्तिताह कल कर दिया गया है। देर रात जब तकरीब मुनक्किद हुई मशाल रैली के साथ पूरा गुलमर्ग जगमगा रहा था। दूसरी तरफ टीम इंडिया जीती थी तो उसका भी साथ साथ जश्न था। इस तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब किया और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी उन्होंने भी, वज़ीर खेल ने भी और कुछ मुंतज़मीन ने भी की। जरा तीनों की बात आपको बारी बारी सुनाते हैं। तमाम खिलाड़ियों इंजन बाकियों जाओ पेट गुलमर्ग आमिद छे टीम इस्तकबाल करान। हमारे देश के लिए विंटर गेम्स का महाकुंभ है। विंटर स्पोर्ट्स जो यहाँ आयोजित हुआ है इसके कारण देश भर के विभिन्न स्थानों से अनेक स्पोर्ट्स पर्सन्स आए हैं और सफलतापूर्वक आयोजन के कारण गुलमर्ग ऐसे ही देश भर में एक विंटर डेस्टिनेशन के नाते जाना जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस विंटर स्पोर्ट्स के कारण गुलमर्ग की एक नई पहचान बन गई है। मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल और भारत सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा
कि बहुत ही एक सुंदर और भव्य आयोजन पिछले 5 वर्षों से यहाँ हो रहा है। खेल की सुविधाएं भी बढ़ी हैं। इस बार लग रहा था कि शायद बर्फ उतनी पर्याप्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा थी, समय से बर्फबारी भी देर आए दुरुस्त है, अच्छा आयोजन हुआ है और जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, मंत्रालय ने काफ़ी मेहनत की है। मैं उनको भी हृदय से बधाई देना इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन शॉर्ट नोटिस में सब लोगों ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ख़ास तौर पर मैं इन सब का, डी साहब का, आपके एसएसपी साहब, आईजी साहब, इन सब का मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इतने शॉर्ट स्पैन में इतने शानदार अरेंजमेंट्स करे और इसको पॉसिबल बनाया। हिंदुस्तान से लोग आए हैं और ये हमारी शान है और हम चाहते हैं जैसे ये 5th एडिशन है, जो अगला एडिशन हो, जो हमें लगता है कमियां रह गई हैं उसको, चूँकि अब तो चुनी हुई सरकार भी है, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर उमर साहब की गाइडेंस के अंदर, बिकॉज ही इज़ हिमसेल्फ, ऑनरेबल सीएम साहब इज़ हिमसेल्फ अ स्पोर्ट्स लवर, अ स्पोर्ट्समैन, तो उनकी गाइडेंस लेकर जो अच्छी कमियां हैं उनको दूर करेंगे और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम ऐड करेंगे, इंकलकेट करेंगे, ताकि रोज़गार का साधन 12 महीने गुलमर्ग शुड बी अ डेस्टिनेशन जहां हर महीने कोई ना कोई इवेंट हो। एक तो रोज़गार कंटिन्यू रहेगा। हमने 25-30 साल बहुत परेशानियां देखी, कोविड का दौर देखा, तो सब के बाद ये बड़ा मुबारक की बात है कि ये हो रहा है। दुनिया बहुत आगे चली गई है और ये तो दिस इज़ विंटर, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, दिस इज़ विंटर कैपिटल ऑफ द कंट्री। और हमारे विधायक जी हैं, ये कहाँ के विधायक हैं, विंटर कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो हर चीज़ की एक्सपायरी होती है। बुरे वक्त का जो दौर है ख़त्म हो चुका है, दहशतगर्दी का दौर ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। पड़ोसी मुल्क काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान पूरे विश्व पटल पर सबसे आगे जाएगा और जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है, वहाँ जो पीछे कमियां रहीं वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और उसमें मीडिया का हम खास तौर पर आपका बड़ा साथ चाहिए। अच्छी बातें आपने बतानी है और आई एश्योर यू, मैं आप में से एक हूँ, पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय नेम इज़ उमर, मैं कॉम्पिटिशन मैनेजर हूँ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 और मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ। ये नाइट स्कीइंग यहाँ पे जो हुई इसका मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ। जो आज एलजी साहब ने यहाँ पे नाइट स्कीइंग की इनॉग्रेशन की, इट इज़ रियली अ गुड प्रोग्राम। गर्ल्स एंड बॉयज़ एज वेल टुक पार्ट इन दिस नाइट स्कीइंग एंड हमारा खेलो इंडिया भी चल रहा है। हमारे एथलीट जो है बहुत खुश है एंड दे आर रेडी टू टेक पार्ट इन द इवेंट्स एंड वी हैव ऑफिशियल्स एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। चलिए जनाब, खेलो इंडिया चल रहा है और आज भी अहम और दिलचस्प मुकाबले होने हैं। आज जो कुछ होगा हम आपको पल पल का अपडेट अपने राब्ता साइट और टीवी पर जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल खेलो इंडिया 5th एडिशन गुलमर्ग के अंदर जारी है और उम्मीद यह है कि आज अगर और बर्फबारी हुई तो मजीद खेल लुत्फानंदोज हो सकता है। बढ़ते हैं जी आगे। खेल की दुनिया के बाद जरा अब बात जमीन की भी करते हैं और जमीनी मामलात की भी करते हैं, जहां पर शिकायतें हर दिन सामने आती है। क्या हुकूमती इदारे भी बाहिस है? एक बड़ा सवाल था, लेकिन मामला तब सामने आया जब जिला बड़गाम के अंदर खबर आई कि मनरेगा काम के अंदर खुर्द-बुर्द हुआ है और इतलात और खबर मिलने के फौरन बाद हुकूमती इदारे भी हरकत में आए। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। मिसमैनेजमेंट हुआ है मनरेगा स्कीम के अंदर और फंड्स जो मनरेगा स्कीम के तहत जिला बड़गाम के अंदर थे वो अब बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑडिट में जाएंगे, एक इंक्वायरी में चले जाएंगे, क्योंकि लगातार ये शिकायतें थी कि पंचायत हल्का ब्लॉक सुरसियार का जो है वहां पर कुछ खुर्द-बुर्द हुआ है। जॉब कार्ड्स देने का मामला, काम करवाने के मामले और दीगर मामलात को लेकर, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्डर जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि हुकूमती इदारे किसी भी कीमत पर लैतुलैल को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर कोताही हुई है तो सजा मिलेगी। सजा इस हद तक मिलेगी कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी होगा अगर यह बात सही पाई गई। जॉब कार्ड्स का मामला है जिसमें यह कहा गया कि इंडिविजुअल्स को जॉब कार्ड दिए गए, एक ही फैमिली के कई मेंबर्स को भी मिले और साथ साथ सरकारी मुलाजमीन को भी जॉब कार्ड मिले। ये दरख्वास्त दहंदगान ने अपनी दरख्वास्त में लिखा। साथ ये भी लिखा कि पीआरआई फंड्स जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होते हैं इन्हें डाइवर्ट किया गया एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के लिए और एनक्रोचमेंट किस तरीके से मुकम्मल किया जाए उस ज़िम्मन में उस पैसे का इस्तेमाल हुआ, यह दूसरी बात थी। और जब यह मामला सामने आया उसके फौरन बाद एक और कंप्लेंट सईद फरहत
जो डायरेक्टर है गो ग्रीन बडगाम के, उनकी तरफ से और एनवायरनमेंट पॉलिसी ग्रुप EPG जो है उनकी तरफ से कंप्लेंट फॉरवर्ड की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो पैसा वेजेस पेमेंट निकालनी थी वो गलत तरीके से निकाली गई है, मैनिपुलेट की गई है, फोटोग्राफिक प्रूफ्स को, इलीगल इंश्योरेंसेस जो जॉब कार्ड्स हैं उन्हें दिए गए हैं, मिसयूज ऑफ JCB हुआ है और बड़े पैमाने पर पब्लिक पैसे को खर्च किया गया है और कई मकामात उनकी तरफ से दिखाए गए हैं और कुल मिलाकर ये कहा गया कि तकरीबन 1,29,500 के आसपास पर महीना पैसा जो निकाला गया है वो फर्जी है, इसकी तहकीकात हो। फिलहाल खबर यह कि रूरल डेवलपमेंट कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी कर दी है। सीधे इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ेंगे अशरफ डार जिला बडगाम से। बडगाम से जब हम ये बात बता रहे हैं तो अशरफ जरा अपडेट करें, ये जो बडगाम का इलाका और सूरजयार का इलाका है, कौन कौन सी पंचायतों के गाँव है जहाँ पर गो ग्रीन की तरफ से ये कहा गया कि जनाब जो ग्रीन होना था वो रेड है और अब इस रेड को इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया गया है? देखिए गौर, जहाँ तक हम मनरेगा स्कीम की, जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो जो है जो बेरोजगार घर में रहते थे उनको जो है रोजगार देना था। उसलिए जो है उनके लिए जॉब कार्ड्स बनाए गए थे ताकि वो घर में ना बैठे और वो अपना रोजगार कमा से। हालांकि उसमें जो उनको जो उजरा मिलती थी वो काफी कम थी, मगर फिर भी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोशिशें की जा रही थी कि कहीं ना कहीं घर बैठ के बेहतर है कि वो 2-3 घंटा काम करे और वो पैसा वहां से कमा ले। तो जब हम इस स्कीम की बात करें तो कई बार इस स्कीम के ऊपर जो उंगलियां आज तक उठी है, कहीं ना कहीं कई जगहों पे हमने इससे पहले भी देखा इसके ऊपर उंगलियां उठी है, खुरद बुरद हुआ है, बदतमीजी हुई है। तो अगर जहां हम बडगाम की बात करें और खासकर सूरजयार ब्लॉक जो कि काफी दूर दराज इलाका है, बडगाम का सार शरीफ के साथ आता है, तो वहां पर जबड़, ब्रनवार, बोनियड ऐसे कुछ हल्के हैं, पंचायत हल्के हैं जहां पर इस तरह की खबरें सामने आई कि वहां पर हाल ही में जब बारिशें हुई तो बारिशों के दौरान जो JRS होता है उसने वहां पर जो है ऐसे फोटोग्राफ्स अपलोड किए हैं जो काम हुआ नहीं है। तो वो अपलोड करने के बाद उसने जो है डिपार्टमेंट को भी मिसगाइड किया। उसके बाद उसके बाज़ाब्ता तौर पर जो हुकूमत है वो निकाले गए। इस तरह के इल्जाम जो है एक फर्द ने लगाए हैं, जिस तरफ से फर्द है उसकी तरफ से इल्जाम लगाए गए हैं। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये वो इलाका है, काफी दूर दराज इलाका है। इससे पहले भी शायद आपको याद होगा कुपवाड़ा में इसी तरह की शिकायत जो है RDD कश्मीर को मिले थे कि बारिशों के दौरान वहां पर भी इस तरह का स्कैम सामने आया था। तो अब जिला बडगाम के अंदर भी इस तरह का स्कैम, क्योंकि सबसे बड़ा जो काम होता है वो JRS का होता है। JRS जो है वो लोकेशन पे जाता है, वहां से फोटोग्राफ अपलोड करता है, उसके बाद जो है बाकी काम जो होता है चाहे JE हो या BDO हो उसके बाद उस पर साइन करके उसको पैसा मिलता है। आपको याद होगा अब आने वाले दिनों में जो है कश्मीर के अंदर जो है खेती बाड़ी का काम शुरू होगा। अच्छा, अब जो ये अफसर बनाया गया, क्या ये ब्लॉक लेवल के ही अफसर लगा दिए गए या डिस्ट्रिक्ट लेवल का अफसर है, और कब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट होगी? क्या इस बारे में कोई डिटेल्स हैं कि कितने दिनों में ये इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट रूरल डेवलपमेंट के डायरेक्टर को सबमिट करनी है? फिलहाल जिस तरह से डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट इंक्वायरी के लिए जो है बडगाम से ही अफसरों को चुना। हालांकि मैंने इससे पहले कुछ देर पहले ACD बडगाम से बात की, उसने कहा कि फिलहाल हमारे पास लेटर आए हैं, आप हमें कमेटी तश्कील देंगे और उसके बाद ही जो है जो रिपोर्ट होगी वो सामने लाएगी और इसमें जो भी मुलवस पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर यहाँ पर मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो फंड्स होते हैं उनको जो है दूसरी तरफ भी डाइवर्ट किया, कहीं ना कहीं इसमें कई अफराद मुलवस होंगे, क्योंकि खाली JRS जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करता है खाली वही नहीं होगा, उसके बाद भी जो बाकी पंचायत सेक्रेटरी जो होता है वो वहां पर जाता है। तो इसमें कई अफराद जो है उसमें मुलवस होने की अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, क्योंकि ये पैसा जो जाता है मरेगा पैसा ये उन लोगों को पैसा जाता है जिनके पास कार्ड होते हैं, लेबर कार्ड्स होते हैं जो रूरल डेवलपमेंट देता है। तो वो लोग भी, उनको शायद इस बात का पता भी नहीं होगा कि जो कार्ड्स है वो उनको बनाए गए हैं, उनको पैसा आया है और फिर कॉन्ट्रैक्टर उससे पैसा लेता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि कमेटी बनेगी और वो कमेटी फैसला करेगी, वो रिपोर्ट्स को खंगालेगी, ग्राउंड जीरो पर देखेगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कठुआ के मामला किस तरीके के बने हुए हैं और हर आंख जो नम है आज क्या कुछ होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है नायब सदर हिंद साहब के हवाले से, और फिर आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट का इजलास आज से शुरू हो रहा है। जब इजलास शुरू हो रहा है, एजेंडे में क्या कुछ है, छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। बात जरा जम्मू सूबा के जिला कठुआ की, जहां पर अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरे खित्ते में शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है और शहरी हलाकतों के बाद, जिसमें तहकीकात तो पहले से चल रही थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने भी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। देर रात इसकी तस्दीक की गई है। इधर मकामी आबादी ने मजीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि अभी इस मामले पर एक तरह का सस्पेंस है। लीडरान की जानिब से अफसोस का इजहार करते हुए ये कहा जा रहा है कि शायद ये मिलिटेंसी से रिलेटेड इंसिडेंट है, तो इसमें उस एतबार से जांच होनी चाहिए। तमाम एजेंसियां अपनी जगह मुतहर्रिक हैं, लेकिन मकामी आबादी जिनके मुताबिक उनका लाइवलीहुड या उनका रहन सहन इस इलाके में जब तक नकलो हरमल ना करें तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होती, इसी पर इन्हिसार है। तो उस हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से इन लोगों के जहनों में डर और खौफ का माहौल इस वक्त बना है। देर रात तक मुसलसल अलग अलग जगहों पर, जब ये डेड बॉडीज परसों मिली थी तो कल भी एहतजाज चलता रहा, इस वक्त भी हंगामा हो रहा है और बीजेपी और दीगर सियासी जमातों ने इस मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात और फौरी तौर पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी इस सिलसिले में पेश करने को कहा है। इधर मामला आज जम्मू कश्मीर की असेंबली या विधानसभा के अंदर भी उठेगा। इसकी एक अक्कासी थोड़ी देर पहले हुई। जम्मू कश्मीर में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से अब से कुछ देर पहले इसी इंसिडेंट के पर बात की है, जब असेंबली का सेशन शुरू होने जा रहा, लेकिन उससे पहले उन्होंने खुसूसी बातचीत की। सुनील शर्मा को जरा सुनिएगा, जो कठुआ वाक़े पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जो वाक़या पेश आया है, आप भी वहां पर पहुंचे, गृह मंत्री से भी आपकी जो है वो चर्चा हुई है, किस तरीके से इन तमाम चीजों को आप देखते हैं? कल बिलावर में हम गए थे और जितने भी कठुआ जिला के हमारे विधायक है सब हम चले गए। वहाँ पे परिवारजनों से हमारा मिलना हुआ, वहाँ पे प्रदर्शन में बैठे लोगों से हमारा मिलना हुआ और सारे घटनाक्रम की हमने जानकारी ली। जानकारी के बाद पूरी वस्तुस्थिति आदरणीय गृह मंत्री जी को बताई। उन्होंने आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि जांच के बाद जो आउटकम आएगा, जिस भी प्रकार का आउटकम आएगा, अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाएगा, एक्शन किया जाएगा। अगर कोई इस प्रकार की बात आती है, कोई टेररिस्ट एंगल आता है या दूसरा कोई एंगल आता है, किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस पर हमने यहाँ पे अभी तक काम किया है, आगे भी मुझे लगता है उससे भी सख्त इस लॉ एंड ऑर्डर पर, क्राइम पर, टेररिज्म पर भारत सरकार एक्ट करेगी। आपने इसकी एक छोटी सी मिसाल कल देखी, जब ये लोग मिसिंग हुई है उसके तुरंत बाद कल होम सेक्रेटरी साहब और DIB साहब ने मीटिंग ली है और मुझे पूरा यकीन है सिक्योरिटी फोर्सेस ये सच सामने लाएंगी और एक्शन भी ऐसे लोगों पे होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टेरर एंगल कहा है, आप किस तरीके से? देखिए, उसे रूल आउट तो नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार का जम्मू कश्मीर में पीछे उस एरिया में घटनाएं घटी हैं, तो इसे रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। उस इलाके में पिछले समय में भी 2 नौजवानों के जो है वो शव बरामद, इस प्रकार की एक्टिविटी होना। कऊ गांव में हमने यही कहा कि पूरी जांच के बाद जो आउटकम बाहर आएगा, अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, समय कठुआ के बिलावर के इलाके की वहां पर बात करें तो जो वाक्य पेश आया है और लगातार इस पर जो है वो कल भी मीटिंग जो है वो देखने को मिली और हालात पर काबू किया जाएगा और किस तरीके से हुकूमती इदारे बाहिस और बाइख्तियार काम कर रहे हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इन तमाम मामलात पर गहराई के साथ तहकीकात होगी। टेरर एंगल को नकारा नहीं जा सकता है, ये बात भी बताई जा रही है, लेकिन आज इन तीनों नौजवानों की आखिरी रसूमात भी अदा की जाएगी, जहां पर कल तमाम फॉर्मेलिटीज रात देर गए पूरी हो गई है। DIG ने अज खुद इलाके का मुआयना किया है, पसमंदा खान के साथ बात की है और आज वहां पर माना जा रहा है कि आखिरी रसूमात थोड़ी देर के बाद शुरू होनी है। राजीव मेहता हमारे साथ है। रंजीव, जरा बताइएगा क्या कुछ डिटेल्स है, कितने बजे ये आखिरी रसूमात अदा होनी है? और इतलात ये है कि कल लीडर ऑफ अपोजिशन तो आए थे, आज भी लीडरों का आने का सिलसिला इस इलाके के अंदर जारी रहेगा? बिल्कुल गौहर, मैं बताऊं कि बिलावर में जो 3 लोगों की हत्याएं हुई हैं, उनके बाद से ही वहां पे माहौल जितना तनावपूर्ण रहा, 2 दिन लगातार प्रदर्शनों का दौर चलता रहा। जिले की बात करूं तो कठुआ में भी ये प्रदर्शन हुए, आज भी प्रदर्शन हुए इलाकों में और बनी और जो बिलावर का इलाका है ये पूरी तरह से बंद रहा। यहाँ मार्केट पूरी तरह से बंद रही और अब LG मनोज सिन्हा ने देर रात को जो ऑर्डर दिए हैं जांच के लिए, उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और चुनाव की जाएगी। इसको लेकर लोगों में थोड़ा विश्वास तो जरूर हुआ है। जहाँ के लीडरों की बात करूं
तो लोग कह रहे हैं कि जो सुरक्षा की वो भावना पैदा हो गई है बिलावर के ऊपरी इलाकों में, उसको दूर कैसे किया जाए और कैसे लोगों के अंदर विश्वास दिलाया जाए कि वहां पर सब कुछ ठीक हो रहा है। इसको लेकर सुरक्षा वालों के लिए काफी चुनौती है। आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण है और आज इन तीनों के डेड बॉडी का अंतिम संस्कार उनके गांव में होगा। दोपहर 12 बजे से अंतिम संस्कार होने का बताया गया है फिलहाल, और नेताओं का आना जाना जारी है। कल जैसे कांग्रेस के नेता चौधरी लाल सिंह और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा इनको बीच रास्ते में ही रोक दिया और इनकी तरफ से भी आरोप लगाए गए कि भाजपा के नेताओं को हमारे सामने से गुजरने दिया, लेकिन हमें वहां पे लोगों से मिलने, क्योंकि हम भी उन लोगों की नुमाइंदगी करते रहे हैं। हम कई साल पहले नुमाइंदगी की है, अब भी हम लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पर उनको नहीं जाने देने पर उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए। तो इस तरह से भाजपा के लोगों ने वहां पर जाकर लोगों में विश्वास जगाने की बात की, उनके प्रदर्शन में शामिल हुए। तो लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा एक्शन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इस इलाके में किया जा सकता है, क्योंकि काफी घटनाएं हो चुकी हैं। 2 लोग पहले 20 दिन पहले भी उनकी डेड बॉडीज मिली थी कोक के इलाके में, वो भी बिलावर में आता है। अब 3 अच्छा, मिली आज जब तो लगातार रंजीव मेहता आज अंतिम संस्कार किया जाएगा तो क्या किसी तरह की लिमिटेशंस रहेंगी? कौन कौन जा सकता है? एक दायरा मुकर्रर कर दिया जाएगा कि सिर्फ अपने रिश्तेदार या आसपास के, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बाकी सारी चीज़ें भी ख्याल में एजेंसीज या सिक्योरिटी फोर्सेज रखती हैं, तो उस हिसाब से कोई बाहर से आए ना आए, क्या सबको इजाज़त होगी या चंद लोग ही वहां पर नजर आएंगे? देखिए, लोग तो जाएंगे क्योंकि ऐसी दुखद घटना में नेता भी जाएंगे, स्थानीय विधायक भी जाएंगे, लेकिन आज स्थानीय लोग, उनकी बड़े पैमाने पर लोगों के शिरकत होने की खबर हमें आ रही है, लेकिन क्योंकि इलाका दूर दराज का है, हो सकता है थोड़ी कम ही लोग पहुंचे। लेकिन जिस तरह से लोगों से बात हुई है, कल जैसे हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि चलिए, बहुत शुक्रिया जी। रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तफसीलात फराहम कर रहे थे, कठुआ से हमारे साथ थे। लेकिन जम्मू के अंदर इस पर बात ना हो ऐसा बहुत कम देखा जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आपने सुनी, रुकने असेंबली की बात भी जरा सुन लेते हैं कठुआ से, और इस इलाके की नुमाइंदगी भी करते हैं। असेंबली में जाने से पहले शिल्पा शर्मा से उन्होंने बात की है। विधायक बिलावर हमारे साथ मौजूद है सर, जो घटना वहाँ पर पेश आई है किस तरीके से देखते हैं? कल भी होम सेक्रेटरी के द्वारा 2 बैठक जो है वो देखने को मिली, किस तरीके से? देखिए, देखना क्या है, ये तो घटना घटी है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और आज देश के होम सेक्रेटरी जो हैं वो कल से यहाँ पे हैं, तो हमें लग रहा है केंद्र तो इसके लिए आश्वस्त है, हम उससे कोई वो नहीं कह रहे। उन्होंने जो भी किया है, उनका जो काम हो सकता था वो कर रहे हैं। ये ठीक है कि वो बड़ा टफ टेरेन है, यहाँ पे ये घटना घटी, लेकिन क्यों घटी, मुझे उसके लिए मेरा प्रश्न है कि क्यों घटना घटी। कुछ लोग घर से निकलते हैं, बारात में जाते हैं, तो वो अपना क्या ये अपने मतलब त्यौहार या अपने वो नहीं मना पाएंगे और लोगों की रास्ते में हत्या हो जाएगी। इस बात के लिए ये एक मतलब इंक्वायरी का विषय, इसको इंक्वायरी करना चाहिए और प्रॉपर ढंग से करना चाहिए। कुछ लोग इस सारे इशू को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, वो डाइवर्ट नहीं होने देंगे हम। डाइवर्शन इसमें मतलब ही नहीं आने का। ये मुझे सीधा इसमें आतंकवादी घटना का मतलब जिक्र हो रहा है, दिख रहा है। एक बच्चा जो बारात में जा रहा है, छोटा बच्चा, 14 साल का बच्चा, जो यूपीएससी की दिल्ली के अंदर बैठकर तैयारी कर रहा था, मुझे कल को एक आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस। उस माँ के मन के अंदर कितने अरमान होंगे कि मैं अपने बच्चे को बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। जो टीचर है, आप उसकी हालत देखते ना, वो धरती को चीर रही थी, जिसके बेटा जिसका दिल का नौ निहाल गया हुआ है। तो ये सारी घटनाएं जो है ये बड़ी विचारणीय है साहब। हम यही कहना चाहेंगे कि इसको कोई धर्म, जात, पार्टी, प्रांत, भाषा से ना जोड़ते हुए मानवता के आधार के ऊपर लिया जाए। ये बहुत बड़ा मतलब हृदय विदारक दृश्य था ये। मैं आपको इलाके में इस प्रकार की घटना होना, इससे पहले भी 2 नौजवानों का जो है वहाँ पे शव में कामी मेंबर असेंबली से बात कर रही थी। डिमांड हो रही है कि बड़े पैमाने पर इंक्वायरी हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कल आश्वासन तो दे ही दिया है, और इतलात और ख़बर यह है कि इस बड़े इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। ज़रा बढ़ते हैं जी आगे। बात जब विधायकों की हो रही है, असेंबलीज की हो रही है, चलिए फटाफट से मनोज सिन्हा साहब ने कल क्या कुछ कहा, क्या कि इस वाक़े पर इंतहाई अफसोसनाक है ये
गमज़दा ख़ानदान के साथ उन्होंने ताज़ियत की है और ये भी साफ कर दिया है कि जो पसमानदागान हैं उन्हें भरपूर मुआवजा भी दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन इसमें ट्रांसपेरेंट होगी कठुआ वाले मामले पर और ये साफ किया है कि हुकूमत किसी भी तरीके से खामोश नहीं बैठेगी क्योंकि मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और बराह रास्त लेफ्टिनेंट गवर्नर वजारत दाखिला इस पूरे मामले को देख रही है। ये कठुआ मामले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का वो बयान है जो रात देर गए उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है। चलते हैं जी आगे, बात जरा दिल्ली की भी करते हैं क्योंकि खबर ये है कि नायब सदर हिंद की सेहत खराब हुई है और रात देर गए उन्हें अस्पताल लाया गया और इस वक्त एम्स के अंदर वो मौजूद है जहां पर डॉक्टरों की निगरानी चल रही है और डॉक्टरों के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक जगदीश धनखड़ साहब अब रूबस सेहत हो रहे हैं। रात देर गए वजीर आजम साहब भी वहां पर पहुंचे और उनका हाल चाल भी लिया है। वाइस प्रेसिडेंट को एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के अंदर उस वक्त दाखिल करना पड़ा जब उनको छाती में दर्द महसूस हुआ। फिजिकल डॉक्टर जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने इस बात की तजवीज़ की कि इन्हें अस्पताल लाया जाए। क्रिटिकल केयर यूनिट CCU में डॉक्टर राजीव नारंग साहब हैं जो हेड कार्डियोलॉजी है एम्स के, उनकी निगरानी में इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलाज चल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त स्टेबल है और ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया है। वजीर आजम कल एम्स पहुंचे जहां पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जगदीश धनखड़ साहब की सेहत के बारे में भी पूछा। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता साइट X पर तहरीर करते हुए ये कहा कि मैं वहां गया, हालात को देखा और श्री जगदीश धनखड़ जी के लिए दुआ भी की है। अल्फाज ट्रांसलेट करके मैंने आपके सामने रख दिए वज़ीर आज़म साहब के। इधर JP नड्डा साहब भी रात देर गए एम्स पहुंचे हैं जिन्होंने नायब सदर की सेहतयाबी के हवाले से और इंतजामात का भी जायजा लिया है। ताम सुबह जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें यह कह दिया गया है कि अंडर ऑब्जर्वेशन है लेकिन सिचुएशन स्टेबल है। कल जिस तरीके से छाती में दर्द महसूस हो रहा था उसमें थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। बात दिल्ली की हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन फटाफट से जब दिल्ली की बात रख रहे हैं तो आपको दिल्ली के दंगल की भी बात बताते चलें क्योंकि आज से लोकसभा का इजलास शुरू हो रहा है। दूसरे पड़ाव पर बजट सेशन पहुंच चुका है और हिज़्ब इख्तिलाफ ने लंगर लंगूट कस लिया है हुकूमत को घेरने के हवाले से और हुकूमत आज इंतहाई अहम मसवदे कानून सामने रख सकती है। मणिपुर के हवाले से भी, सदारती राज के हवाले से एक कानून सामने रख सकती हैं और फिर इतलात और ख़बर यह है कि रवा सेशन के दौरान उस मुतनाज़िया बिल को भी सामने रखा जाएगा जो वक्फ से मुंसलिक है। लोकसभा का इजलास आज 10 बजे से शुरू हो रहा है और बजट इजलास के दौरान जहां वक्फ बिल को ऑन टॉप प्रायोरिटी सरकार की तरफ से रखा गया है, वहीं पर वजीर दाखिला अमित शाह साहब आज उस करारदाद को सामने रखेंगे जिसमें मंजूरी ली जाएगी सदारती राज को नाफिज करने के लिए। मणिपुर के अंदर सिचुएशन खराब है, हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इंटरिम अरेंजमेंट चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब सदारती राज नाफिज करने की बात हो रही है। सेशन आज शुरू होगा। न सिर्फ सेशन के अंदर मणिपुर वक्फ बिल बल्कि जो शिनाख्ती कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं जिस पर काफ़ी कुछ एतराज़ात हैं उस पर और डिलिमिटेशन के मामले पर भी आज ऐवान के अंदर आज से चर्चा जो है वो हो सकती है। आज से इस पर बहस जो है वो हो सकती है। बजट सेशन आज से 10 बजे शुरू होगा और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां पहले ही कर दी गई है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मणिपुर, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया और दीगर मामलात के साथ साथ वक्फ और दीगर इशूज़ पर अपनी बात रखने की बात कही है। इधर वज़ीर ख़जाना शेड्यूल होगी आज की वो आज मणिपुर के हवाले से बजट को भी सामने रख सकती है क्योंकि वहाँ पर असेंबली में तोड़ दी गई है, डिसॉल्व कर दी गई है और आज माना जा रहा है कि वो दोबारा मणिपुर के हवाले से अपनी तकरीर के दौरान मणिपुर का बजट सामने रख सकती है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर सरकार की नाकामियों को उठाए बिना नहीं रहेंगे और हर मुमकिन मामला जो है उसे उठाकर सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, ऐवान की कार्रवाई ठीक 11 बजे शुरू होगी, उस ताल्लुक से बात होती रहेगी आगे चलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कठुआ की खबर आपके सामने हमने रखी, शहरी हलाकतों के ताल्लुक से बात की, लेकिन शहरी हलाकतों पर सवालात भी उठ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों भी कठुआ के अंदर मखनदीन का एक मामला पेश आया जिस पर अभी भी सियासी बयानबाजी जारी है। दूसरी तरफ शुमाली कश्मीर के अंदर भी एक हलाकत हुई थी जिस पर हुकूमत और इत्तेहादियों या फिर उन तमाम इदारों पर भी सवाल उठ रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन पर अमन कानून नाफिज करने या शहरी हलाकतों से बचने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का जिम्मा जिन पर है। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा के रुकन श्रीनगर से रुकन पार्लियामेंट है आगा सईद-उर-रहमान मेहदी ने शहरी हलाकतों पर नाराजगी और बरहमी का इजहार करते हुए सवालात उठाए और यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस का भी नाम लेकर कहा कि शहरी हलाकतें तो हो रही हैं लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद भी, चाहे वो कांग्रेस हो, आसपास के दीगर जमातें हों, वो भी खामोश हैं और ये हैरानकुन मरहला जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए है। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक कहीं पर भी अगर गोली चलती है तो बीजेपी उसमें बराह रास्त मुलव्विस है। बीजेपी की मर्जी से आगा रूल्ला के मुताबिक गोली चलती है। शुमाली कश्मीर का एक वाक़या जो गुज़श्ता माह पेश आया था उस पर अफसोस का इजहार किया। इसी तरीके से दीगर मामलात पर उनके मुताबिक इंसानी जानों की कीमतें इस वक्त सिफर है। यही नतीजा है कि जिन लोगों पर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का जिम्मा था वही खामोश हैं, तो फिर कौन उन पर बेहतर तामीर व तरक्की, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करेगा। एक तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने उन नौजवानों की भी बात की जो जेलों के अंदर एक तवील मुद्दत से जेलों में सड़ रहे हैं और लीगल कोई प्रोसीजर भी आगे नहीं बढ़ता और घर वालों से या रिश्तेदारों से मुलाकात भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन शहरी हलाकतों पर सबसे ज्यादा नाराज हुकूमती इदारों पर, इत्तेहादियों पर, हुकूमत पर आगा सईद-उर-रहमान मेहदी नाराज नजर। चलिए, एक बेगुनाह की छाती पे, एक ट्रक ड्राइवर की छाती पे जम्मू कश्मीर में बारामूला में किसी ने बात नहीं, पार्लियामेंट बंद नहीं हुआ, पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, इन कॉरिडोर में बात नहीं हुई, कांग्रेस ने बात नहीं की, बीजेपी तो बात करेगी नहीं, उनके जरिए तो वो गोली चलती है और मैं खुलेआम कहता हूं उनकी मर्जी से वो गोली चलती है। मेरा सवाल ये है, ट्रू कश्मीरी लाइव्स मैटर या उनका गुनाह है कि वो कश्मीरी है और मुसलमान? गोली चली एक बात कर रहे थे, आगे चलकर जरूर मजीद बात होती रहेगी। आज ऐवान में भी चूंकि कार्रवाई होनी है और काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसे और तकरार हो सकता है, इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन बात ज़रा उन शहरियों की भी जो जंगली जानवरों का शिकार हुए हैं। मुतअद्दिद मकामात से साल 2024 और 2025 में भी शुरुआती लम्हात में खबरें आती रही, कहीं पर जंगली जानवरों ने नुकसान पहुँचाया, इनमें या तो शेर या फिर तेंदुआ, और कई एक मकामात पर खबरें ये भी मौसूल हुई कि वादी कश्मीर या जम्मू सूबा हो तो रीछ ने भी कई मकामात पर हमला करके इंसानों की जान ली। इस बार आप देखेंगे तो सरकार ने आदादोशुमार भी पेश किए हैं कि जंगली जानवरों और इंसानों में जो जम्मू कश्मीर में तसादुम हुए हैं, 2 बरसों के दौरान 32 वाक़यात रूनुमा हुए हैं और अलग अलग वाक़यात में 32 वाक़यात के अंदर माफ़ कीजिएगा अलग अलग वाक़यात के अंदर 32 शहरियों की जान गई है और 269 लोगों की मौत, अभी 269 लोग जख्मी हुए हैं। सरकार के मुताबिक जहां पर रुकन असेंबली मीर सैफुल्लाह की जानिब से एक सवाल भी पूछा गया ऐवान के अंदर, तो हुकूमत ने कहा कि इस मुद्दत के दौरान मुतासरीन और उनके अहले खाना को कुल 2.76 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा भी अदा किया गया है। जंगलात, माहौलियात के महकमे के वजीर इंचार्ज ने यह भी जवाब दिया कि 2023 और 24 में 16 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। 2024-25 में इंसानों और जानवरों के तनाज़ात के वाक़यात में 16 अमवात हुई और इसी तरीके से 23-24 में ऐसे वाक़यात में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 124 है, जो 2024 तक 145 थी। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। सैयद इरफान फाजिल, हुकूमत के जवाब में मज़ीद क्या है और कौन कौन से इलाके बताए गए हैं हुकूमत के जवाब में जहाँ सबसे ज़्यादा मुतासरीन की तादाद है? 269 अफराद 2 बरसों में जख्मी हुए और 1.21 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर भी हुकूमत के मुताबिक 23-24 में तकसीम किए गए। इरफान फाजिल, क्या मजीद तफसीलात हैं हुकूमत के जवाब से कि कितने शहरियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर मैन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट में अपनी जानें गंवाई हैं? आसिफ साहब, जहां तक मैन कन्फ्लिक्ट का ताल्लुक है, पिछले 2 साल से इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं और तकरीबन 32 के करीब जो है इसमें मौतें हुई है। 269 जो है इसमें इंजर्ड हुआ है। जब से हम एमएलए साहब की बात करें जो कि फॉरेस्ट डिवीजन या इकोलॉजी को देखते हैं, मीर सैफुल्लाह,
उनका भी मानना है कि तकरीबन कंपनसेशन के मामलात को आज तक अंजाम दिया गया है। जितनी भी फैमिली, जितनी भी विक्टिम्स इसमें पाए गए हैं उसमें 2.67 करोड़ जो है आज तक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमने देखा साल 2023 या 2024 को लेकर तकरीबन 16 लोगों की जान चली गई और वही सिचुएशन साल 2024 में भी हमने देखी कि 16 अदर पीपल वेर डाइड। यानी मिनिस्टर ने ये तो क्लेरिफाई कर दिया कि अकॉर्डेंस के साथ साथ जो गवर्नमेंट का एक ऑर्डर नंबर आया जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि साल 2024 में 23-24 में इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब अगर देखा जाए डिसबर्स के मामलात के साथ साथ इस अमाउंट को इंक्रीज भी किया गया है। जो पहले 1.21 करोड़ था अब वो 1.55 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी साथ ही साथ ये भी हम कहेंगे पिछले 2 साल से तकरीबन 2.76 करोड़ जो है इसमें ऐड किए गए हैं। मगर जहां तक कॉन्फ्लिक्ट का ताल्लुक है, जिस तरीके से डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा है, आप देख लीजिए कितनी सारी चीजें, यानी हम लगातार देख रहे हैं कि लेपर्ड्स का घूमना, वाइल्ड बियर्स का घूमना, ये जंगल से बाहर आ रहे हैं, इसको क्यों नहीं आखिरकार कंट्रोल किया जा रहा है? क्या कुछ लापरवाही है? इन लापरवाहियों की वजह से हमने देखा कि जब हम लास्ट टाइम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट या हमने सेंचुरीज का वहां दौरा किया, हमने देखा जब खाने पीने की चीजें कम हो जाती है तो ये लोग मैक्सिमम जो लिपर्ड्स है ये शहर की तरफ रुख करते हैं। खास तौर पर हमने देखा कि इनको वहां खाने पीने की किल्लत पाई जाती है तो फिर ये डॉग्स वगैरह का शिकार करते हैं या छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं। इन बिटवीन हमने देखा कि इसमें मैन भी, इसमें बच्चे भी हिट हुए हैं। अगर हम हंदवारा, कुपवारा की बात करेंगे, इवन शहर में भी हमने देखा कि कई सारे ऐसे वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कंपनसेशन के मामला तो अपनी जगह है, मगर ये जो नंबर है वो बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल करना लाजमन जरूरी है। जिस तरीके से हम देखेंगे छोटे से बेल्ट को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप देखिए चाडोरा से चार शरीफ तक अगर देखा जाए, इस बेल्ट को लास्ट टाइम भी हमने देखा कि बड़गाम में वो बच्ची जो है वो इसके जद में आई थी। यानी कहीं ना कहीं तो डिपार्टमेंट के से भी लापरवाही है। यानी क्या उनके पास वो मैन पावर, वो टेक्निक, वो मशीनरी या वो इक्विपमेंट्स नहीं है जो इसे कंट्रोल कर सकते हैं? यानी एक लेपर्ड जो है वो पूरे इलाके के साथ, पूरे मैं कह सकता हूं कि तबके को परेशान कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि बाद में कहीं ना कहीं मैनफ्लेट के मामला दिखाई देते हैं। इस पर जाहिर सी बात है एक स्ट्रोक होना चाहिए, इस पर लाजमन काम होना चाहिए और होशियार रहना चाहिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, जिस तरीके से अगर देखा जाए बाकी स्टेट्स में हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे साथ इरफान फाजिल ज्वाइन किए हुए थे। चंद एक मिनट्स हमारे पास बचे हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी आपके सामने रखनी है, बात चीन पाकिस्तान के हवाले से भी और सीरिया पे भी सबसे पहले नज़र ज़रा दौड़ाते हैं, क्योंकि सीरिया के अंदर सूरत हाल मुसलसल ख़राब होती चली जा रही है और जहाँ नई हुकूमत ने, या आप कह लीजिए बशार अल-असद के जाने के बाद जब तख्ता उल्टा तो उसके बाद नई हुकूमत ने जिम्मेदारियां तो संभाली, लेकिन वो जो खून खराबा, वो शहरी हलाकतों वाले सिलसिले थे, वो जो अमवात थी, वो अब भी थमा नहीं है। बशार अल-असद जो साबिक सदर हैं, इस वक्त रूस में बैठे हैं, उनके हामियों और मौजूदा वक्त में जो हुकूमत काम कर रही है सीरिया के अंदर, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुए हैं और मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। शाम के अंदर पुरतशद्दुद झड़पों में मरने वालों की तादाद 1000 से मुतजावज कर गई है। इसकी तस्दीक मकामी इदारों की जानिब से कर दी गई है और हुआ यह है कि गुज़श्ता 72 घंटों में कई एक मकामात पर ऑपरेशन हुए हैं और शामी मॉनिटरिंग ग्रुप ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि हलाक होने वालों की जो 1000 से ज़्यादा तादाद पहुंच गई है, इसमें 745 शहरी हैं, 270 से ज़्यादा जंगजू शामिल हैं और अलग अलग मकामात पर कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नुकसान उठाना पड़ा है जहां जहां उनके साथ मज़ाहमत हुई है। खबरसां इदारों के मुताबिक लताकिया के अंदर झड़पों के बाद अबूरी सदर अहमद शर्रा ने कौमी यकजहती का मुतालबा किया है और झड़पों की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। इधर दूसरी जानिब शहरियों की हलाकतों पर अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और अमेरिका की जानिब से रोकने का मुतालबा किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक सरबरा वोल्कर तुर्क के मुताबिक शुमाल मशरकी शाम में ख़ानदानों के कत्लेआम की रिपोर्ट इंतहाई परेशान कुन है। कत्लेआम की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। आलमी इदारा सेहत WHO के सरबरा टेड्रस एडहानोम ने भी शाम की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तिब्बी सहूलियात और एम्बुलेंस सर्विसेज पर हमलों से अवाम तक तिब्बी साजो सामान और सहूलियात की रसाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। ये भी काबिल अफसोस अमल है। शामी फोर्सेज और माजूल सदर बशार अल-असद के हामियों के दरमियान जुमेरात से मुसल्लह झड़पें जारी हैं और मरने वालों की तादाद 1000 से मुतजावज कर गई हैं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल, अफसोस का इजहार इस पर किया जा रहा है और हो भी क्यों ना, ये सारी सूरत हाल उस वक्त बनी है जब कोशिशें की जा रही कि नई हुकूमत शायद अल-शरा की क़यादत में जिम्मेदारी संभालने के बाद काम थोड़ा और बेहतर करे। बात ज़रा चीन, पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक की भी कर लेते, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से इस साल कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं और इन नई पाबंदियों के मुताबिक
न सिर्फ भीख मांगने पर बल्कि कई एक दीगर ऐसे अवामिल हैं जिनको आप करने से अगर बचते हैं या फिर अगर किसी तरीके से गैरकानूनी सरगर्मियां करते हुए पाए गए तो फौरी तौर पर आप पर कार्रवाई होगी। एक तरफ जहां पर सऊदी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह तस्दीक की गई है कि चाहे वो पाकिस्तानी शहरी हों या फिर चीन के शहरी हों, भीख मांगने पर न सिर्फ पाबंदी आयद की गई है बल्कि इसके अलावा तुर्किया, सऊदी अरब और आसपास के ममालिक से जितने भी शहरी जाते हैं मजीद 67 पाकिस्तानी बेदखल भी किए गए हैं। 14 लोगों को हिरासत में रखा गया है। मंशियात फरोशी, काम से आप मफरूर होते हैं, भीख मांगते हैं और किसी भी तरीके से दीगर किसी गैरकानूनी सरगर्मी में अगर मुलव्विस पाए गए तो आपको मुल्क से न सिर्फ बेदखल किया जाएगा बल्कि वहां के कानून के मुताबिक कार्रवाई से भी गुजरना पड़ेगा। और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक इस फहरिस्त में शामिल किए गए हैं जहां के शहरियों पर ये कार्रवाइयां होंगी। और कहा गया कि उम्रा या हज के दौरान मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जिनकी जानिब से अलग अलग मकामात पर भीख मांगी जाती है और ये एक गैरकानूनी अमल है और जो तरीकाकार है उससे ज़रा हट कर लोग दायरे से बाहर निकलते हैं और कई लोग इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिए गए। जो 14 लोगों की तादाद बताई गई जिन लोगों को हिरासत में रखा गया है। इमिग्रेशन ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि सऊदी अरब में भीख मांगने, मंशियात फरोशी, काम से मफरूर, कफील के बगैर काम करने, ज़ायद अल-मयाद क़याम, पासपोर्ट में खुदबुद करने, गैर कानूनी दाखिले समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत 36 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया था और इसमें मजीद तादाद बढ़ाकर 67 तक कर दी गई है जिनमें एक ब्लैक लिस्ट भी शामिल है। किब्रस में इमिग्रेशन ने कहा है कि एक पाकिस्तानी समेत 3 को बेदखल किया गया है। तुर्किया में रिहायशी परमिट मनसूख करके एक मलेशिया में इमिग्रेशन ने ममनू करार दे दिया है और इसके अलावा चीन ने भी इमिग्रेशन पर एंट्री से इनकार करके एक पाकिस्तानी को वापस भेजा है। इराक में गैरकानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 8 समेत 12 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा यूएई में मंशियात फरोशी, साथ दीगर केसेस जिनमें रेप केस हो, कत्ल हो, फ्रॉड हो, जेल से भागने वाली बात हो, चोरी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात में 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया है। कंबोडिया में भी कंबोडिया के अंदर फ्रॉड कंपनी के साथ काम करने पर एक पाकिस्तानी को बेदखल किया गया है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि अगर कहीं पर भी आप गैर कानूनी सरगर्मी में मसरूफ़ होते हैं, ख़ासतौर से चीन, तुर्की, सऊदी अरब समेत 8 ममालिक की इन लिस्ट में से होते हैं और भीख मांगते हैं या दीगर काम करते हैं तो आपको सज़ा होगी और डिपोर्ट भी सऊदी हुकूमत कर देगी। चलिए 10 बजने वाले हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम सलाम जेके में बस इतना ही। आपकी कॉल्स कल के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम दोनों को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार जारी रहेगा।